तो आज मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और वो कोई एरी गैरी स्टोरी नहीं है, वो हाई स्टोरी है। हाई स्टोरी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन। इस वीडियो में ऐसी कई सारी टर्म्स का यूज़ किया जाने वाला है जो कि शायद आपने पहली बार सुनी होगी। तो या तो उसके ऊपर आपको चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी या फिर अपनी क्यूरियोसिटी को तिजोरी में भरो और इंतज़ार करो, वीडियो आ जाएगी। तो अपनी एनिमेशन की कहानी शुरू करने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, गुफाओं में। मतलब जब इंसान गुफाओं में रहते थे उस समय के यानी स्टोन एज के लोगों ने दीवार पे कुछ ड्राइंग्स बनाई जो कि कुछ एक्टिविटीज शो कर रही थी। मतलब शुरुआत से ही आर्ट अपनी फीलिंग्स शेयर करने का एक जरिया रहा है। इसके कुछ साल बाद इजिप्शियंस आए। एलियंस की कृपा से उन्होंने पिरामिड्स बनाए और स्टोन एज की तरह ही इजिप्शियंस ने भी दीवारों पर कुछ कैरेक्टर्स बनाए, पर उन्होंने एक एडवांस चीज़ ये की कि उन्होंने इमेज सीक्वेंस भी साथ में बनाई। बेसिकली उन्होंने एक फाइट सीन दिखाया। तो अभी तक कैरेक्टर्स में जान नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी, वो हिलडुल नहीं रहे थे। इन कैरेक्टर्स में आत्मा नहीं थी यानी सोल नहीं थी। तो कुछ जादूगरों ने मिलकर अपना जादू चलाया और इसमें आत्मा डाल दी और उस प्रोसेस को नाम दिया एनिमेशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनिमेशन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन आती है तो पढ़ लो इसको, जिसका मतलब होता है अ बेस्टोनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का वरदान। और कुछ लोग इसे सोल भी कहते हैं क्योंकि ये चीज़ों में जान डाल देता है। अब इसके बाद सब कुछ ध्यान से सुनना। अब साल आता है 1650 और दुनिया का सबसे पहला कहा जाने वाला एनिमेशन का डिवाइस आता है जो कि दीवार पर ड्राइंग्स को हिलता हुआ दिखाता है। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि कुछ एनिमेटर्स इसको एनिमेशन का फर्स्ट डिवाइस मानते हैं और कुछ नहीं मानते, और मैं भी नहीं मानने वालों में से हूँ। इस डिवाइस का नाम है मैजिक लैंटर्न। अब इसकी वर्किंग मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। एक लाइट सोर्स होता है जिसके सामने इमेज रखी होती है और वो इमेज को बड़ा करके दीवार पे दिखाता है। इसकी वर्किंग अब मैं थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्योंकि ये आगे एनिमेशन में आपको काम आएगी। अब देखो, मैजिक लैंटर्न एक सिंपल सा डब्बा हुआ करता था, मतलब जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा बाहर से दिखाई देता था, जिसके अंदर एक लाइट सोर्स रखा होता जो कि एक दिया होता था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे बल्ब्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो ऐसे ही कुछ दिया वगैरह होता था रखा हुआ, और उसके आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा होता था जिसके ऊपर ड्राइंग की होती थी। अब आपने अगर कभी रात के समय अंधेरे में देखा होगा टॉर्च जलाकर, उसके सामने जब आप कुछ ऐसे छाया से हाथ वगैरह बनाते हैं, वैसे छाया वगैरह से जैसे कुत्ता बना लिया, ऐसे कुछ वो बना लिया, क्या कहते हैं इसे, हिरन वगैरह बना लिया, ऐसा कुछ बना के देखा होगा कभी आपने, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसकी जो शेडोज़ होती है वो बिल्कुल डार्क बनती है, बिल्कुल अंधेरे वाली सी बनती है। अब उसमें भी सेम वैसा ही सीन होता है जैसे हम टॉर्च के सामने करके रखते हैं, बट इसमें ये जो ग्लास शीट है इसकी वजह से ऐसा होता है कि इसमें जो शेडो बनती है वो कलरफुल बनती है और उतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती। तो ऐसे ऑयल पेंट का यूज़ किया जाता है इसमें, और हम इस ग्लास को सेल्यूलॉइड बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको सेल ही बोलते हैं। इसे याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। उसके बाद उसके आगे एक लेंस लगा होता था जैसे प्रोजेक्टर में लगा होता है, और वो आगे दीवार पर ऐसे एक इमेज जैसे शो करता था। अब इसके लिए बहुत अंधेरे वाला रूम होना चाहिए था, मतलब जितना आज के समय के प्रोजेक्टर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा अंधेरा होना चाहिए था क्योंकि जो पीछे लाइट सोर्स है वो इतना ज़्यादा लाइट प्रोवाइड नहीं करता। अब इसके ज़रिए लोग स्टोरी टेलिंग करते थे, और अगर उस टाइम कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती होगी तो शायद प्रेजेंटेशन भी दिखाते होंगे। तो अब जो प्रेजेंट करने वाला इंसान होता था वो जो ये स्लाइड है इसे अरे परे फिजिकली स्लाइड करता था। अब आपने देखा होगा कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो पेजेस होते हैं उसको भी हम स्लाइड्स ही बोलते हैं क्योंकि शायद वो इसी से इंस्पायर्ड होगा, या आई गेस। और इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहा जिसमें ये एक स्लाइड की जगह 2-3 स्लाइड ऐसे आगे आगे लगने लग गई, जिससे ऐसे एक डायमेंशन वाली फीलिंग आती थी। हम बहुत सारी चीज़ों को आगे से आगे एनिमेट कर सकते थे, वो थोड़ी ऐसे GIF वाला टाइप का हो जाता था, तो वो चीज़ थी। तो मैं भी कई सारे एनिमेटर्स की तरह मैजिक लैंटर्न को फर्स्ट एनिमेशन डिवाइस नहीं मानता क्योंकि पीपीटी को कौन एनिमेशन बोलता है यार। इसमें आज के एनिमेशन को डिफाइन करने वाली मेन चीज़ FPS नहीं थी। हाँ, पर इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास पर ड्राइंग की गई है जिसे हम सेल कहते हैं, जो कि आगे चलकर ट्रेडिशनल एनिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो उस हिसाब से एनिमेशन की दुनिया में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो अब समय में आगे चलते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1800 और 1900 के बीच में। अब जितनी भी एनिमेशन आप आज के समय में देखते हैं उसका जो बेस था वो इसी 100 साल के पीरियड में पड़ा है।
इसलिए हम इसे बेस पीरियड कहेंगे। अब कुछ यूट्यूबर्स के एनिमेशन की हिस्ट्री इसके बाद स्टार्ट होती है। तो 1800s में जो सबसे पहला डिवाइस आया वो आया 1824 में, जिसका नाम था थोमाट्रोप। थोमाट्रोप कार्डबोर्ड का एक गोल पीस था जिसके आगे की तरफ एक इमेज बनी होती थी और पीछे की तरफ एक इमेज बनी होती थी, और उसे जब गोल गोल ऐसे करके घुमाया जाता था तो वो दोनों इमेजेस आपस में मर्ज हो जाती थी। तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन था जो कि उस समय के लोगों के लिए काफ़ी एडवांस था। तो इस थोमाट्रोप से इंसानों को ये पता चला कि अगर हम किसी भी इमेज को बहुत रफ्तार से चलाते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, तो हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो बस इसके 7 साल बाद 1831 में एक और डिवाइस आया जिसे हम कहते हैं फेनिस्थोस्कोप जो भी। अब फेनिस्थोस्कोप का क्या काम है, इसके साइड पर कुछ कैरेक्टर्स वगैरह बने होते थे जो कि एक इमेज सीक्वेंस होती थी, और इसे जब घुमाया जाता था तो वो सीक्वेंस मूव करने लगती थी, ऐसे बिल्कुल एक सॉफ्ट मोशन में। ऐसा मोशन पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के समय में GIF इमेजेस होती है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नेवर एंडिंग लूप में ये ऐसे घूमता ही रहता था। अब इसके 3 साल बाद 1834 में आता है ज़ोएट्रोप। अब ज़ोएट्रोप काफ़ी एक फेमस डिवाइस है जिसे आपने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में ज़रूर देखा होगा। तो ज़ोएट्रोप में एक एनिमेशन रील होती थी जिसके अंदर की तरफ कुछ करैक्टर्स वगैरह बने होते थे, मतलब इमेज सीक्वेंस वगैरह बने होते थे, और उसे हम इसमें डाल देते थे और इसे हम घुमाते थे, और घुमा के इसके अंदर से देखते थे तो हमें वो चलने वाली इमेज दिखाई देती थी। मतलब सेम ही था कि गोल गोल घुमाओ और GIF इमेज चलाओ। अब ऐसे ही ज़ोएट्रोप के लिए ड्राइंग बनाते बनाते आर्टिस्ट को एक बहुत खतरनाक चीज़ के बारे में पता चला जिसे हम प्यार से फ्लिप बुक कहते हैं। तो 1868 में हमारे सामने सबसे पहली फ्लिप बुक प्रकट हुई, मतलब बनाई गई। फ्लिप बुक एक 20-30 पेजेस का लूप नहीं था, ये पूरी की पूरी एक स्टोरी बयां कर सकता था। सच में कतई दिल छूने वाली चीज़ बना दी थी इंसानों ने। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट इसमें नोट डाउन करने वाली बात यह है कि इन सभी डिवाइसेस को ऐसे भयंकर नाम तो दे दिए, जैसे मैजिक लैंटर्न, फेनाकिस्तोस्कोप, ज़ोएट्रोप, पर असल में ये बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए थे। तो अगर आज के समय में आपको कोई बोले एनिमेशन बच्चों के लिए है तो आपको उसके पीछे का रीज़न अब पता है। तो अब 1800s खत्म होते होते काफ़ी सारी न्यू चीज़ इन्वेंट हो चुकी थी, जैसे कि कैमरा, लाइट बल्ब, सिनेमा। अब बस इंतज़ार था 1900s का। पर उसमें एंटर करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमारे कैरेक्टर में सोल डालने के लिए, यानी एनिमेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास स्टोन एज से लाया हुआ कैरेक्टर है जो कि ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। पिरामिड पीरियड से लाया हुआ इमेज सीक्वेंस है। मैजिक लैंटर्न से लाया हुआ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ फ्रेम है जिसे हम सेल या फिर सेलुलॉइड भी बोल सकते हैं। और ज़ोएट्रोप से लाया हुआ लूपिंग है, और फ्लिप बुक से लाई हुई अनलिमिटेड मल्टीपल फ्रेम्स है। तो अब इसी के साथ घुसते हैं 1900s में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमेशन वीडियो की। 1906 में आई ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस। ये कैमरा से शूट हुई पहली एनिमेशन वीडियो थी जिसे चॉक की हेल्प से ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया था। इस तरह के एनिमेशन स्टाइल को आज के समय में स्टॉप मोशन एनिमेशन कहा जाता है। इसमें एक और एनिमेशन टेक्निक जिसे हम रिगिंग कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें बॉडी पार्ट्स जैसे आर्म्स, लेग्स को बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ता, एक ही बार के पेपर कटआउट से काम चल पड़ता है। अब इस वीडियो के साथ ही एक और वीडियो ऐसी है जिसे वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमेशन वीडियो कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एनीमे भी है, मतलब जापान का सबसे पहला एनिमेशन भी वही है। अब इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट किसी को पता नहीं, बट कहते हैं कि ये फनी फेसेस वाली वीडियो से पहले रिलीज हो गई थी। तो दुनिया का पहला एनीमे कातासुदो शाशीन, ये एक बहुत छोटी सी क्लिप है जो कि फ्लिप बुक पे की हुई लग रही है। अब इसके बाद काफ़ी सारी एनिमेशन वीडियोस बनती रही, बट एक ट्रू एनिमेशन जिसमें कैरेक्टर के पास में सोल थी, सॉफ्ट मूवमेंट थी, और म्यूट होने के बावजूद भी उसकी एक स्टोरी थी, वो एनिमेशन वीडियो थी 1914 में आई गर्टी द डायनासोर। इसे देख के पता चलता है कि एनिमेशन में वो पावर है जो नॉन एग्जिस्टिंग थिंग को, जो कि इस केस में डायनासोर है, उसे कितने जीवंत रूप में दिखा सकती है, डायरेक्ट इमेजिनेशन को प्रेजेंट कर सकती है, जो कभी आंखें रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकती वो दिखा सकती है। अब ये एनिमेशन वीडियो तो बहुत अच्छी है, बट इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि इसके हर एक फ्रेम को पूरा का पूरा बार बार
रीड्रॉ किया गया है। अब हम जैसे लेजी आर्टिस्ट लोग सोचते हैं कि जो काम एक बार कर लिया उसे बार बार क्यों करना, तो इट वॉज अ ड्रैग। तो उसी सेम साल में जिस साल में गर्टी द डायनासोर रिलीज हुई थी, उसी सेम साल में यानी 1914 में एक और नई एनिमेशन टेक्निक का इजाद किया गया जिसे हम सेल एनिमेशन कहते हैं या फिर ट्रेडिशनल एनिमेशन भी उसी को कहा जाता है। अब स्पॉइलर अलर्ट, सेल एनिमेशन 1914 से 1990 तक चली और इसे हम सेल एनिमेशन पीरियड भी कह सकते हैं। तो सेल एनिमेशन को करने के लिए सेलुलॉइड शीट्स का यूज़ किया जाता था, मतलब वही सेम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास फ्रेम के ऊपर ड्राइंग की जाती थी, पर इस बार इसमें केवल और केवल कैरेक्टर ड्रॉ किया जाता था और कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ किए जाते थे जो कि मूव करने हैं। बाकी बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट होता था, ट्रांसपेरेंट के नीचे जो बैकग्राउंड रखा होता था वो उससे एक ही सेम ही रहता था, उसे मूव अरे परे कर सकते थे, पर वो बैकग्राउंड लगभग सेम ही रहता था, वो हर एक फ्रेम के बाद में चेंज नहीं होता था। तो उससे एनिमेटर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई। तो अगर आपने भी एनिमेशन सीखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल एनिमेशन से स्टार्ट करें। इसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो सेल एनिमेशन के आने के बाद कई सारे स्टूडियोज़ खुलने लगे और काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट एनिमेशन साइड में आने लगा। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इंसान थे वॉल्ट डिज्नी, जिनका एनिमेशन स्टाइल लोगों को काफ़ी पसंद आता था। साल 1928 आया, वॉल्ट डिज्नी ने स्टीम बोट विली नाम की वीडियो से मिकी माउस को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया और दुनिया ने मिकी माउस पर अपना प्यार बरसाया। और आप जितनी भी बड़ी एनिमेटर्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे उन सभी में वॉल्ट डिज्नी का नाम कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। डिज्नी कंपनी को बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी को नाम और शोहरत दिलाई थी उनके बनाए हुए इस फिक्शनल कैरेक्टर मिकी माउस ने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये मिकी माउस, इसके बारे में हम कैरेक्टर डिज़ाइन वाली वीडियो में बात करेंगे। अब इसके 9 साल बाद वॉल्ट डिज्नी की स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स नाम की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड कार्टून फिल्म आई। इस फिल्म को बनाने के लिए एनिमेशन की कई सारी टेक्निक्स का इजाद किया गया, जिसमें से मेजर है रोटोस्कोपिंग और मल्टी डेप्थ कैमरा। मतलब ओवरऑल एनिमेशन इंडस्ट्री में वॉल्ट डिज्नी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अब मैं आपको ये बात याद दिला दूँ कि ये जो हिस्ट्री है ये हमारी अपनी रियल दुनिया की है। तो आपको पता ही होगा जो हमारा 1900 से 1950 के बीच का समय था वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए काफ़ी बुरा समय था, क्योंकि देखो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 होगी, 1918 में पेंडेमिक आ गया जिसे हम स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं, 1929 में ग्रेट फाइनेंशियल डिप्रेशन आ गया, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। मतलब इतना सब कुछ चल रहा था दुनिया में। और भारत में भी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया चल रहा था। तो ओवरऑल दुनिया की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ऐसे समय में अपनी जान बचाना और 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल था। पर हर अंधेरी रात के बाद जैसे सवेरा होता है, वैसे ही 1950 के बाद सब कुछ ठीक होने लगा। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान के ही बारे में बात करने वाली और वॉर को प्रमोट करने वाली सभी एनिमेज दिखाए जा रहे थे। जापान में होने वाली सभी वॉर्स के ख़त्म होने के बाद जापान ने अपनी एनिमे इंडस्ट्री को सुधारा और इसके ऊपर अच्छे से फोकस किया। जापान में साल 1963 में एस्ट्रो बॉय नाम से एक कार्टून आया, जिसके बाद जापान में एनिमे के लिए क्रेज़ बढ़ने लगा। वहाँ पर मांगा यानी कॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो काफ़ी सारे एनिमे मांगा से इंस्पायर्ड थे। बात करें इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री की तो 1950s तक इंडिया को इंडियाज़ फर्स्ट एनिमेटर दादा साहेब फाल्के सर भी मिल चुके थे, जिन्हें हम फादर ऑफ सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। और बात करें फर्स्ट इंडियन एनिमेशन की तो वो 1934 में आई द पी ब्रदर्स थी। ये एक 3-4 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी जो कि कैलकाटा के थिएटर्स में दिखाई गई थी। तो अब साल 1956 आता है, डिज्नी का एक एनिमेटर इंडिया आता है और फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया के साथ मिलके कार्टून फिल्म्स यूनिट एस्टैब्लिश करता है और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रखता है और उसमें उन्हें एनिमेशन सिखाता है। और उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से एक होते हैं राम मोहन सर, जो कि आगे चलकर फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन बनते हैं। राम मोहन सर ने इंडिया में एनिमेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट काम किए हैं। 1980s में एनिमेशन गेम में कंप्यूटर के आने के बाद काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हुई, जैसे कि 3D एनिमेशन। इससे पहले क्या होता था कि लाइव एक्शन मूवीज़ में स्टॉप मोशन और क्ले एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बिल्कुल 3D एनिमेशन की तरह ही फील देता था। 1990s में कंप्यूटर पर 2D एनिमेशन आने के बाद स्टूडियोज़ ने फ्यूचर की डिमांड को समझा और सेल एनिमेशन को छोड़कर डिजिटल एनिमेशन पे अपना हाथ चलाना शुरू किया, क्योंकि उसमें उन्हें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स मिल रहे थे जो कि सेल एनिमेशन में नहीं थे। 1990s में जापानीज एनिमे इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी, तो जापान के डायरेक्टर्स को जापानीज ट्रांसलेटेड रामायण पढ़ने के बाद
आइडिया आया रामायण को एनिमेटेड फॉर्म में बनाने का, तो वो भारत आए और राम मोहन सर के साथ में मिलके 1992 में रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा निकाली। अब इसके बाद आता है 2Ks का टाइम, यानी हमारा टाइम। अब इसके बारे में बात करने के लिए तो मुझे इंटरनेट पे जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसे हमने अपनी आंखों से देखा है। या बच्चों, ओल्ड, 20 साल का ओल्ड। तो 2Ks में एनिमेशंस की भरमार हो गई। एनिमेज जैसे ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, ब्लेड, शिनचैन, डोरेमोन तो थे ही, साथ में अमेरिकन कार्टून्स, बेन 10, टीन टाइटंस, टॉम एंड जेरी, जॉनी टेस्ट, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, और साथ में अपने देसी कार्टून जैसे कृष्णा, छोटा भीम, माइटी राजू, मतलब बहुत सारे कार्टून्स थे। साल 2010 के बाद काफ़ी सारी न्यू एनिमेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूट्यूब पर ही आपको काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल के एनिमेटर्स मिल जाएंगे। अमेरिकन कार्टून जैसे फैमिली गाय, रिक एंड मॉर्टी, ग्रेविटी फॉल्स, स्टार बटरफ्लाई आज टून बूम नाम के सॉफ्टवेयर से एनिमेट किए जा रहे हैं, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफी इजी प्रोसेस है। जापान में भी एनिमेशन इंडस्ट्री काफी अच्छे तरीके से सेट है। वो भी उसमें 2D और 3D एनिमेशन को मिला के उसमें VFX, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डाल के एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी एनिमेशन को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और काफी सारे लोग एनिमेशन सीखना चाह रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स बेटर एंड बेटर, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, एंड दैट वाज ऑल द हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन। अब 200 सालों की हिस्ट्री इतनी तो नहीं होगी कि 2 मिनट में कवर हो जाए, पर मुझे जो मेजर चीजें लगी जो एक नॉन एनिमेशन गाय को अच्छी लगे, वो मैंने पिक की है। अगर आपको लगता है कि इस टाइमलाइन में कुछ और इंक्लूड होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में पास लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन वीडियो लास्ट तक देख रहा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।